मैं 46 नंबर पहनती थी। शर्म के मारे खुद को चादर में लपेट कर रखती। अम्मा ना किसी से मिलने देती ना कहीं जाने देती। 46 नंबर मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस था, लेकिन शादी हुई तो मेरे होश उड़ गए। रात को शोहर हाथ में पकड़कर बोला, तुम तो। मेरा नाम अक्सा है। मेरी उम्र 15 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर नस्वानी हुस्न बहुत ज्यादा था। मेरी माँ और बहन मुझे बातें सुनाया करती थीं। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थीं। मैं इस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं हैरान होती थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। मैंने क्या किया है? मेरी और भी बहनें थी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे जिस्म में कुछ ज्यादा तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसा नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात पर मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा मैं भी चलूंगी। इन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बाजार में बहुत रश होता है, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मजा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियां और चीजें लेनी है। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और रोने लगी और जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखने लगी कि मेरा क्या कसूर है। अगर मैं ऐसी थी, बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नस्वानी हुस्न ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज भी खाने नहीं देती थी। मुझे अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन वही सारी चीजें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी पहले ही तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीजें खाओगी तो और भी भैंस बन जाओगी। अपनी माँ के मुंह से ये लफ्ज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी एक कजन ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। इसने कहा, जो तुम्हारा हाल हो रहा है, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई। इससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। इन लोगों ने मेरी अम्मी से सवालात करने शुरू कर दिए कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज्यादा आना जाना भी नहीं करते और इसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाते, कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा, कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस इस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया। अब ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे और खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी लेकर जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मेरी अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाते तो वहीं से सिलाई करके कपड़े को खुला कर देती। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने इसे अपना मसला बताया। इसने कहा, एक दवा होती है, गोलियां होती है, इनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने इसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा कर दे दे, मैं इसे पैसे दे दूंगी। ये कहकर मैं पुरसुकून हो गई। फिर 2 से 3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम तैयार रहना। ये सुनकर मैं समझ गई कि मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई हूँ और वो जल्द अज जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी। इसलिए घर वाले सबसे पहले मेरी शादी करना चाहते थे। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाले आए तो मैंने पीला सूट पहन लिया। मेरी अम्मी कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा, अम्मी कैसी लग रही हूँ? मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। इन्होंने कहा, ये सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा, इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा, ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा, वो दूसरा दुपट्टा लेकर आई, वो सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा, अम्मी मैं इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी? अम्मी ने कहा कि संभालना पड़ेगा, अपने आप को छुपा कर बैठना। मुझे इनकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, पर इन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे।
और लड़के की माँ, फूफी और दादी आई थी। वो लोग अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। इसने कहा कि ये लोग तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, इनका घर मर्दों से भरा पड़ा है, क्या बनेगा तेरा? तुझे तो अपने आप को इस तरह से छुपा कर रखना पड़ेगा जैसे पुराने जमाने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ इनकी आंखें नजर आती थी। वो बन के घूमना पड़ेगा। वो बुरी तरह मुझ पर हंसने लगी और इसके हंसने की आवाज मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, जाहिर है इन्होंने मुझे देखकर अजीब सा ही रद्द-ए-अमल देना था। पर जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढिलक गया। कुछ मैं खुद लापरवाही सी थी और कुछ मुझसे दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। इन्होंने कहा कि बहन, बुरा ना मानिएगा लेकिन आपकी बेटी की शादी पहले से हो चुकी है। तो मेरी अम्मी ने कहा, नहीं, इसकी शादी कहाँ, ये तो सबसे छोटी है। वो तो तीसरी वाली की पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई में बहुत लायक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो इसकी शादी करवा दें। इन्होंने कहा कि ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है इसके 2-3 बच्चे और ये बेचारी रुल सी गई है। ये तो गैर शादीशुदा लड़की नहीं लगती। गैर शादीशुदा लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी शक्ल भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं। अब इससे ज्यादा और क्या होता? इन्होंने कहा, नहीं, हमें तो मामला ही और लग रहा है। हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफी चाहते हैं, हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फोन करके बाद में बता देंगे और फोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं, लेकिन इन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया। वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए पर अम्मी ने मुझे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इस दफा जो बातें मुझे सुनने को मिली है मैं जिंदगी भर भूलूंगी नहीं। मैं एक अच्छी औरत हूँ और सारी जिंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बनकर गुजारी है और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई और चोरी चोरी मुझे वो दवा पकड़ा गई। इसने कहा, तुम्हारी दवा आ गई है। मैंने कहा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, वो लोग मुझे पसंद करके नहीं गए। इन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर वो कहने लगी, अरे पगली, ये आखिरी रिश्ता थोड़ी था, तुम्हारे लिए और भी रिश्ते आएंगे, तब तक तुम ये गोलियां खाकर स्मार्ट बन जाना। फिर मेरी दोस्त चली गई। मैंने इसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली। फिर मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। जब बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चलो, अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा सा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं अपने होश-ओ-हवास से बेगानी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आई, अम्मा ने मेरे मुंह पर रखकर थप्पड़ मारे। मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर पर पड़ी थी, मेरी हालत भी गैर थी। इन्होंने ये क्या किया? इन्होंने कहा, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आई? बाहर के मुल्क से तूने गोलियां मंगवाई हैं। किस किस्म की गोलियां हैं ये जिनको तू खा रही थी और इन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है? इसका मतलब है कि तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर सबको अपना आप दिखा रही है। तू सबको बताना चाहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी मोटी ताजी लड़की हूँ। शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो सकता था, मगर ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी अम्मी की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस सिसक कर रो रही थी। अम्मी ने वो गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी बहा दिया। मैं रोने लगी, मगर अम्मी ने मुझे देखा तक नहीं और कमरे से बाहर चली गई। फिर इस बात को कई दिन गुजर गए, मगर सब घर वाले मुझसे नाराज थे। कोई मुझसे खाना भी नहीं पूछता था, मुझसे कोई बात नहीं करता था। ऐसा लगता था मैं नफ्सियाती मरीजा बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया, लड़के की माँ देखने के लिए आई, लेकिन लड़के की माँ की आंखें कमजोर थी। इनके साथ इनकी एक भाभी भी थी। इसने इन्हें बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी रही, मैंने कोई बात नहीं बोली, अपने आप को चादर में छुपा के रखा था। मेरी बहनें हंस रही थी कि अगर तुम्हारी सास की आंखें कमजोर ना होती, वो कभी भी तुम्हारे लिए हाँ ना बोलती। और जो लड़की साथ आई थी, इसकी उम्र तो कम थी, इसे क्या पता तुम्हारे क्या हालात है। अपनी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। मैं अपने लिए लड़ना छोड़ चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने मेरे शोहर ने भी मुझे बातें सुनानी थी। इसने भी कहना था, क्या तुम्हारी पहले शादी हुई है या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए हैं? मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी तो मेरे कपड़े बनकर आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बातें करती थी। इन्होंने कहा, कपड़े पहनकर एक दफा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया। इसने कहा, अभी तो शायद पूरे आ जाएं, लेकिन बाद में तो खुले करवाने ही पड़ेंगे, शायद 1-2 हफ्ते के बाद ही खुले करवाने पड़े। मेरी सास ने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जरूर मजाक हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर अल्लाह का बड़ा करम होता है कि शादी हो रही होती है, जब वो रुखसत होती है
अपने घर में कदम रखती है तो इस वक्त जो भी दुआ करे पूरी हो जाती है। इसका दिल मत दुखाओ। मेरी सास मेरी बहनों को डांट रही थी, मैं अपनी सास की बातें सुनकर खुश हो रही थी। चलो कोई तो मेरे हक में बोल रहा था, मैंने देखा तो मेरी बहन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने इसकी बेइज्जती कर दी हो। मुझे पहली बार लगा जैसे किसी ने मेरा साथ दिया है, लेकिन मेरी सास की नजर कमजोर थी। अगर वो मुझे किसी दिन देख लेती तो शायद वो मेरा साथ ना देती। मैंने अपने शोहर की तस्वीर देखी कि अब मुझे डर लगने लगा और मेरी सास ने भी मुझे बताया कि मेरा एक ही बेटा है और वो बहुत जज्बाती है, इसे गुस्सा बहुत आता है, इसलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सब्र कर सके। मैं बिल्कुल खामोश रही, एक जिंदा लाश लग रही थी। आज मेरी शादी की रात थी, मेरा शोहर आने वाला था। मुझे मालूम था वो भी मुझे देखकर बुरा भला कहेगा, मुझे इसकी बात सुननी पड़ेगी, सारी जिंदगी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे शोहर ने कमरे में कदम रखा, इसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रखी और वो शलवार कमीज में था। इसने मेरा घूंघट उठाया और माशाल्लाह कहा और फिर कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं हैरान हुई कि सब कुछ मामूल के मुताबिक क्यों हो रहा है। फिर इसने मेरे सामने मुंह दिखाए का तोहफा दिया और कहा मुझे इसका तोहफा पसंद आया। मैं चुप रही। फिर इसने मुझसे बात शुरू कर दी कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, मुझे लगता है मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। फिर शादी की पहली रात गुजर गई, अगला दिन भी आ गया। अब तक वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, शायद कोई इसे शादी की मुबारकबाद दे रहा था, कह रहा था कि अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया है, मुझे एक बहुत अच्छी साथी मिली है, वो बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मुझे हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो इतनी खूबसूरत हो और बीवी पसंद की हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। शोहर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्या मैं इसे इतनी पसंद आई हूँ। और शादी के 3 दिन बाद मेरी वालदा ने हमारे लिए एक दावत का एहतमाम किया। मैं अपने शोहर के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी वालदा ने फौरन मुझसे पूछा, तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। मैंने अम्मी से कहा इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे शोहर को ये पसंद है। अम्मी ने मुझे हैरान होकर देखा। इन्होंने कहा तेरा शोहर तुझे 1 हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा 1 हफ्ते में क्या, पूरी जिंदगी में नहीं छोड़ेगा। मेरे शोहर ने मेरी अम्मी को देखा तो कहा क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है। इन्होंने कहा नहीं, हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थी। मेरे शोहर ने इनके सामने मेरी बहुत तारीफें की। इनसे कहा जब से अक्सर मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी तो मुकम्मल हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वो मुझे बाहर घुमाने ले गया। इसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। इसके पास गाड़ी थी, इसने कहा गाड़ी में ही तो बैठना है। बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था, बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था, मेरे कान में कुछ कहता और फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता। मेरी अम्मी और मेरी बहनें ये सब कुछ देख रही थी और इनके चेहरे अजीब से बने हुए थे। वो हैरान हो रही थी कि इसका शोहर तो इसे हाथ का छाला बनाकर रखे हुए है और ये सिर्फ शादी के शुरू में ही नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा भी है और आज भी मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता और इन्हें यही सब अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पर बहुत जख्म लगाए, पर मेरे शोहर ने वो सारे जख्म भर दिए। शादी से पहले मैंने बहुत दुख देखे, मगर शादी के बाद मेरे शोहर ने अपनी मोहब्बत से सारे दुख सुख में बदल दिए थे। आज मुझे अच्छा शोहर मिल गया जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। इसने आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना आप छोटा या कमतर महसूस हुआ। इसके साथ बहुत खुश हूँ। इसकी माँ एक अच्छी औरत है और इसकी माँ ने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है, इसे औरत की इज्जत करने वाला मर्द बनाया है। आज मेरा एक बेटा है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने बेटे की ऐसी ही तरबियत करूंगी ताकि मेरी जैसी लड़की को लोगों के ताने ना बर्दाश्त करने पड़े।